हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स को स्टडी किया, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम को स्टडी किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होने जा रहा है एनालॉगी का, और यहाँ से आपको 12 to 14 मार्क्स का मिल सकता है एग्जाम्स में। इन जनरल आपको पूरा मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद यही रहती है कि हर यूनिट से आपको 20 मार्क्स का मिले। अगर फर्स्ट यूनिट से 20 मार्क्स का आपको आना है तो 20 में से आपको 12 to 14 मार्क्स का इस टॉपिक से आ सकता है। जो आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान चैप्टर है और आप इसमें से 100% अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें आप 12 में से 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालॉगी की बात करते हैं। देखिए, 2-3 वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ में आते हैं, जैसे सिमिलर, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में हम एक जैसे सिस्टम को कंपेयर करते हैं कि भाई इसमें ये चीज इसके सिमिलर है, ये चीज इसके सिमिलर है, कंपैरिजन करते हैं। लेकिन एनालॉगी में क्या है कि हम 2 अलग टाइप के सिस्टम है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और एक मैकेनिकल सिस्टम है। तो उनको कंपेयर करना है और बताना है कि जैसे एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो काम एक वोल्टेज सोर्स कर रहा है, जो काम एक करंट सोर्स कर रहा है, वो मैकेनिकल सिस्टम में ऐसा क्या लगा हुआ है कि वहां पे वो काम कर रहा है। जो काम हमारे रेजिस्टेंस करता है वो मैकेनिकल सिस्टम में क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो उस तरह से आपको समझना है। तो आपको मेन टॉपिक क्या समझना है कि एनालॉगस सिस्टम क्या होते हैं उसको समझना है। फोर्स और वोल्टेज की एनालॉगी क्या होगी, फोर्स करंट एनालॉगी क्या होगी, कुछ एग्जांपल हम उसमें करेंगे। मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसे ड्रॉ करते हैं उसको समझेंगे। तो ये सब चीजें हम लोगों को डिटेल में समझनी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो 2 तरह के सर्किट हो सकते हैं, एक सीरीज सर्किट और एक पैरेलल सर्किट। मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिकल का सीरीज सर्किट है जिसमें आपके एक आरएलसी लगे हुए हैं और यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो ये V है, ये R है, ये L है, ये C है, और यहां पर एक करंट है आपकी IT। ठीक है, तो ये आपका एक सर्किट है। IT करंट आपकी पूरी लूप में विजिट करेगी। ठीक है, अब यहां पे आपको KVL अप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल सा है, KVL अप्लाई करना है, फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। अप्लाई KVL, अप्लाई KVL क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू सबसे पहले I इंटू आर। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर प्लस ये वाला जो ड्रॉप होगा I इंटू आर। सबसे पहले करंट R में जाएगी, फिर करंट इंडक्टर में आएगी, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या कहलाएगा, L di बाई dt। ये वाला ड्रॉप कर लिया आपने। अब तीसरा ड्रॉप होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या ड्रॉप होगा, प्लस 1/c इंटीग्रेशन IT इंटू dt। देखिए, मैं कहीं पर IT लिख दे रहा हूं, कहीं पर I लिख दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। IT का मतलब यह है कि हम I को टाइम डोमेन में ले रहे हैं। ठीक है, तो IT है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, बता रहा है कि I जो है हमारा जो करंट है वो टाइम डोमेन में। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इस इंटीग्रेशन को हटाना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन को हटाना है तो हमें I के लिए लिखना पड़ेगा, वी नो दैट I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो अगर मैं ये वैल्यू को ऊपर पुट कर देता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, V इक्वल्स टू आर इंटू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, प्लस L डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/c IT। ये इक्वेशन बन जाएगी। ये एक मेरी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बन गई है। इसको मैं रीफ्रेज कर लेता हूं, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा L डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस R डी क्यू बाई डी टी प्लस 1/c IT। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका बाद में यूज आएगा। एक साथ पहले हम नोट करते चलते हैं कि एक सीरीज सर्किट के लिए ये इक्वेशन आ जाती है। अब एक सर्किट हम पैरेलल ले लेते हैं। पैरेलल सर्किट कैसे लेते हैं कि भाई यहां पर एक करंट सोर्स बना दिया, ठीक है, एक रजिस्टर हो गया, एक इंडक्टर हो गया और एक कैपेसिटर हो गया। ठीक है, एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये हमारी करंट है, यहां पर IR
IL और IC, ठीक है। और यहां पर जो वोल्टेज हम ले रहे हैं सबके अक्रॉस, वो कितना ले रहे हैं, V ले रहे हैं, कि सबके अक्रॉस V वोल्टेज है, ठीक है। छोटा रहेगा डायग्राम, दोबारा बना देते हैं, दोबारा बना देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक करंट सोर्स ले लिया, उसके बाद पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, एक पैरेलल RLC सर्किट बना दिया। ये I हो जाएगा, IR, IL और IC, और यहां एक वोल्टेज हमने मान लिया V, जो कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो पैरेलल में सब जगह वोल्टेज कैसा रहेगा हमारा, V रहेगा, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस करंट IL, रेजिस्टेंस के अक्रॉस IR और IC, यानी कि यहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अप्लाई KCL, अप्लाई KCL। तो KCL क्या कहेगा कि जो गिवन करंट I विल बी इक्वल टू IR प्लस IL प्लस IC एट एनी नोड। जो सम ऑफ करंट होता है वो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का इक्वल होता है। तो इनकमिंग करंट कितनी हो गई I, और इस नोड पे आउटगोइंग करंट कितनी हो गई IR, IL और IC। इन तीनों को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, IR को मैं लिख सकता हूं, IR इज द करंट अक्रॉस रेजिस्टर और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V, तो IR को लिख सकते हैं V बाई R, ठीक है। प्लस IL को क्या लिख सकते हैं, अब चूंकि इंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगी, 1/L इंटीग्रेशन V इंटू dt, प्लस IC करंट कितनी हो जाएगी, C dV बाई dt, ठीक है। इसको सेपरेट रखिए, ठीक। अब ये करंट की इक्वेशन आ गई। अब यहां भी देखिए इंटीग्रेशन आ गया, तो यहां पर भी मुझे इंटीग्रेशन को हटाना है। तो मैं लिख सकता हूं V इक्वल टू डी फाई बाई dt, ठीक है, डी फाई बाई dt। तो कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू V की जगह आ जाएगा 1/R डी फाई बाई dt प्लस ये 1/L लिखा हुआ है, तो 1/L इंटू V, सॉरी V नहीं, 1/L, V की जगह कितना आ जाएगा 5, ठीक है, प्लस और C dV बाई dt की जगह क्या आ जाएगा, d स्क्वायर 5 बाई dt स्क्वायर। तो वोल्टेज की जगह हमने लिख दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज पोटेंशियल, तो V इक्वल्स टू डी फाई बाई dt। V की वैल्यू ऊपर रखी तो हमारी ये इक्वेशन मिल गई। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो I इक्वल्स टू आ गया, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं पुरानी वाली को, और ये हो जाएगा C d स्क्वायर 5 बाई dt स्क्वायर प्लस 1/R डी फाई बाई dt प्लस 1/L इंटू 5 लिख लीजिए या 5t लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5t भी लिख सकते हैं, सब टाइम डोमेन में चल रहा है, तो 5t का मतलब है टाइम डोमेन की हम बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन आ गई। तो दो इक्वेशन आपने अभी तक पढ़ी, फर्स्ट इक्वेशन वोल्टेज की हो गई और दूसरी इक्वेशन हमारी करंट की हो गई। तो ये एक हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हुआ जिसमें हमने एक सीरीज सर्किट के लिए इक्वेशन बनाई और एक हमारी पैरेलल सर्किट के लिए बनाई। दोनों इक्वेशन हमारी सेकंड ऑर्डर की बन के आई, एक चार्ज की फॉर्म में बन के आई और एक फ्लक्स की फॉर्म में बन के आई। दोनों इक्वेशन को अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब यहां पे इसको रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल सिस्टम के बारे में चलते हैं। तो देखिए मैकेनिकल सिस्टम क्या होगा। मैकेनिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कोई फोर्स लगा रहे हो, मोशन हो रहा है, जहां पे आपका मोशन हो रहा है। अब मोशन जो है वो आपका दो तरह का हो सकता है। एक मोशन हो सकता है लीनियर मोशन, और दूसरा मोशन हो सकता है आपका रोटेशनल मोशन। एक मोशन हो सकता है लीनियर और दूसरा हो सकता है रोटेशनल। अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, आप किसी बॉक्स को धक्का दे रहे हो, तो जब आप बॉक्स को पुश करते हो तो वो एक लाइन में मूव करता है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। लेकिन जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है किसी सेंटर के अलोंग, तब वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं कि रोटेशनल मोशन है। जब एक बॉडी लीनियरली मूव करती है तो वहां डिस्प्लेसमेंट होता है कि 2 मीटर शिफ्ट कर दिया, 3 मीटर शिफ्ट कर दिया,
बट जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तब वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपने किसी बॉडी को 2 डिग्री घुमाया, 4 डिग्री घुमाया या 20 डिग्री घुमाया, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। तो फर्स्ट जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, लीनियर मोशन के बारे में बात करने वाले हैं या फिर ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला सिस्टम जो कि आपका लीनियर मैकेनिकल सिस्टम होगा, तो लीनियर मोशन अगर हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन या लीनियर सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम। अब जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो बॉडी को मूव करना चाहिए, लेकिन उसका कुछ अपोज करते हैं। तो 3 फोर्स यहां पर काम कर रहे हैं जिसको आपको समझना है। सबसे पहला कि मैकेनिकल सिस्टम में हम जो फोर्स कर रहे हैं वो पावर हम उसको दे रहे हैं कि बॉडी मूव करे, लेकिन उसके मोशन का कुछ अपोज कर रहा होगा। तो सबसे पहला जो फोर्स अपोज करता है दैट इज इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स होता है उसके मास की वजह से। जितनी भारी बॉडी होगी उसको मूव कराने में आपको उतनी ही पावर लगानी पड़ेगी, उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो उसको मास आपको मेन फैक्टर है। तो फोर्स ड्यू टू द मास ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया फोर्स, जो कि आपके मूवमेंट का अपोज करेगा। तो इनर्शिया फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है, ma। F इक्वल्स टू क्या होता है, ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये एक बॉडी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो F इक्वल्स टू ma। m क्या है, मास, a क्या है, एक्सीलरेशन। और हमें पता है कि एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। a इक्वल्स टू क्या होता है, a इक्वल्स टू dv बाई dt, वेलोसिटी की फॉर्म में। डिफरेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो हम इसको a को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। ऑल्सो वेलोसिटी को भी हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में बता सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो जब हम vt को लिखते हैं dx बाई dt तो हमारा फंक्शन बन जाता है md स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर। दिस इज हाउ ये बन के आता है। ठीक है, तो पहला रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो गया हमारा, इनर्शिया फोर्स, जो कि बॉडी के मास की वजह से बन के आता है। अब चलते हैं एक और अपोजिंग फोर्स की तरफ। दूसरा अपोजिंग फोर्स क्या होगा, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स कैसा होता है, जैसे आपका इंजेक्शन होता है जब वैक्यूम में कोई बॉडी मूव कर रही होती है या किसी मीडियम में मूव कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपको बॉडी को मूव कराना है एक प्लेन सरफेस पे, पत्थर लगा हुआ है नीचे, मार्बल है, आपको उस पर मूव कराना है तो इजीली हो जाएगा। बट अगर मैं आपको कहूं कि यही बॉडी को आपको रेत में मूव कराना है तो यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसी बॉडी को पानी में मूव कराना है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फोर्स जो कहलाता है वो कहलाता है डैम्पिंग फोर्स, किस मीडियम में आ रहा है। तो यहां पर एक डैम्पर लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर बॉडी को आपको अगर मूव कराना है तो दैट टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स इज नोन एज डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा, एफ डी इक्वल टू बी इंटू वी टी। बी क्या है यहाँ पे, डैम्पिंग कोफिशिएंट है, इट्स जस्ट ए कांस्टेंट जिसको हमने बी लिखा है। और वीटी क्या है, वेलोसिटी। अगेन वी नो दैट वीटी इज इक्वल टू dx बाई dt। वीटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं b इंटू वी टी या b इंटू dx बाई dt। dx बाई dt, b क्या है आपका, डैम्पिंग कोफिशिएंट। इसको याद रखेंगे तो दो फोर्स हो गया अपोजिंग, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे, आगे यूज होगा। तीसरा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग क्या काम करता है, अगर आप किसी बॉडी को मूव कराने की कोशिश कर रहे हो अपने से दूर तो वो उसको वापस खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर आप जितना बॉडी को दूर खिसकाओगे उतनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और वो एनर्जी उसको वापस खींचने की कोशिश करेगी। तो फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एक्स के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के। तो तीन फोर्स हमारे बन के आए, पहला ड्यू टू द इनर्शिया, दूसरा डैम्पिंग फोर्स, तीसरा स्प्रिंग फोर्स, और ये तीनों ही अपोजिंग फोर्स है। तो अपोजिंग फोर्स हमें पता चल गए। अब बात आती है कि इनका करना क्या है। करना क्या है, डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल ऐसा ही होता है जैसे हमारे यहाँ केसीएल होता है। केसीएल क्या कह रहा था, या केवीएल होता है कि जितना वोल्टेज आप दे रहे हो उतना वोल्टेज यूज हो जा रहा है। तो जितना फोर्स आप लगा रहे हो वो फोर्स, अगर बॉडी स्टेशनरी है तो जितने अपोजिंग फोर्स होंगे सबके इक्वल होगा। तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया था, F। फोर्स हमने कितना अप्लाई किया था, F। अब अपोज करने वाला फोर्स देखिए, सबसे पहले मास ने अपोज किया था तो M d स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर, यही आया था। ठीक है,
अभी हमने सबसे पहला जो अपोजिंग फोर्स पढ़ा, दूसरा अपोजिंग फोर्स आया था बी, वो कितना आया था डी एक्स टी बाई डी टी। तीसरा अपोजिंग फोर्स क्या आया, ये प्लस के इंटू एक्स टी, ये डायरेक्टली आपके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, तो एफ के टी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एक्स टी, वेयर के क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, कभी कभी इसको क्या बोलते हैं स्टिफनेस, इसको क्या बोल देते हैं स्टिफनेस भी बोल देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई फोर्स की। ये एक मैकेनिकल सिस्टम जो आपका रोटेशनल सिस्टम नहीं है, एक ट्रांसलेशनल सिस्टम है, इसकी इक्वेशन आपकी बन गई। इसके बाद आपका मैकेनिकल सिस्टम अगर रोटेशनल है तो सिमिलरली जैसे जैसे वहां पर था, यहां पर क्या होगा, आपको कोई बॉडी है, सपोज ये एक बॉडी है और इसको आपको मूव कराना है, ठीक है, इसको आपको मूव कराना है, तो यू हैव टू अप्लाई ए टॉर्क, यहां पर आपको एक टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, तो जो अप्लाइड होगा वो क्या कहलाएगा टॉर्क, ठीक है, अप्लाइड क्या करेंगे हम, टॉर्क अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रेजिस्टिंग इस टॉर्क को जो अपोज करेंगे, जब अब समझिए इसको, सबसे पहला जो भी हमारी बॉडी जिसको रोटेट कराना है उस बॉडी का मास, यानी कि ड्यू टू द इनर्शिया, इनर्शिया टॉर्क, इनर्शिया टॉर्क, ठीक है, तो ये हो जाएगा जे, ठीक है, जे आपका हो जाएगा। तो जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर था फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए, तो यहां पर जो टॉर्क आपका बनेगा ड्यू टू दी इनर्शिया, मैं इसको सही से लिख देता हूं, टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा जो भी हमारी बॉडी है उसका इनर्शिया जे इंटू जो हमारा एक्सीलरेशन था, यहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा यानी कि अल्फा, तो जो जो चीज वहां पे थी जे इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा जे, और इसको भी बल्कि हम लिख लेंगे जे इंटू अल्फा, या अल्फा को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, या इसको हम लिख सकते हैं जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो देखिए वही चीजें हैं, अल्फा की ए की जगह आ गया ये, वी की जगह आ गया ओमेगा, और एक्स की जगह पर आ गया थीटा। एक्स क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी क्या है नॉर्मल वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, ए क्या है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ये आपका टॉर्क बन गया पहला। दूसरा हो जाएगा डैम्पिंग टॉर्क, अगेन मीडियम आपका डिपेंड करेगा बहुत, तो डैम्पिंग टॉर्क टी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, बिल्कुल जैसे ही आपने लीनियर मोशन में पढ़ा था, डी ओमेगा बाई डी टी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, सॉरी बी इंटू ओमेगा टी, या इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा स्प्रिंग टॉर्क, स्प्रिंग टॉर्क ये क्या हो जाएगा टी के इक्वल टू के इंटू थीटा टी। तो सिमिलर इक्वेशन बनेगी, वहां पे एम था यहां पर जे आ जाएगा, वहां पे वी था यहां ओमेगा आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। अब यहां पर भी अगर आप डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा टी जे प्लस टी बी प्लस टी के, यानी कि टॉर्क ड्यू टू द इनर्शिया, टॉर्क ड्यू टू द डैम्पिंग, टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग। तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा टी इक्वल्स टू जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाई डी टी प्लस के इंटू थीटा टी, के इंटू थीटा टी। तो ये टॉर्क की इक्वेशन आ गई। तो देखिए अब तक हमने क्या क्या किया, चार इक्वेशन पढ़ी, दो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, एक सीरीज सर्किट की और एक पैरेलल सर्किट की, दो मैकेनिकल सिस्टम के लिए, एक लीनियर सिस्टम या ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए और दूसरी रोटेशनल सिस्टम के लिए। तो टोटल वी हैव 4 इक्वेशन, 2 फ्रॉम इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड 2 फ्रॉम मैकेनिकल सिस्टम। तो दोनों इक्वेशन को यहां दोनों से कंपेयर कराना होगा। तो क्या होगा, ये हमने यहां पे तो ये तो पूरा पढ़ ही लिया है।
अब एनालॉजी की बात करते हैं, तो 4 इक्वेशन हमने बनाई थी, पहले चारों इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन होगी? तो देखिए वोल्टेज की इक्वेशन हो गई थी हमारे पास V इक्वल टू सबसे पहले L डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस R डी क्यू बाई डी टी प्लस 1/c इंटू क्यू टी। आई के लिए इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास? सबसे पहले C डी स्क्वायर 5 बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/r प्लस ये हमारे पास आई थी 1/r और डी 5 बाई डी टी प्लस 1/l इंटू 5t। ये इक्वेशन 1 आई थी, ये इक्वेशन 2 आई थी। अब सिमिलरली अब इसमें मैकेनिकल सिस्टम के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। फोर्स की इक्वेशन क्या आई थी? फोर्स की इक्वेशन आई है हमारे पास m डी स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर प्लस b डी एक्स बाई डी टी प्लस k इंटू एक्स टी। और टॉर्क की इक्वेशन आई है J डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस b डी थीटा बाई डी टी प्लस k इंटू थीटा टी। ठीक है, ये 4 इक्वेशन हमारे पास आई है। 2 फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिस्टम और 2 फ्रॉम मैकेनिकल सिस्टम। ये ट्रांसलेशनल मोशन होगा और ये रोटेशनल मोशन। तो टोटल वी हैव 4 इक्वेशंस। अब इन चारों इक्वेशन को कंपेयर करना है बस, और देखिए क्या क्या सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं मैकेनिकल सिस्टम की बात करता हूं तो सबसे पहली जो क्वांटिटी है, जो रेफरेंस क्वांटिटी है, दैट इज फोर्स, यानी कि F। इधर इसमें कितनी है? टॉर्क। सीरीज सर्किट में क्या है? वोल्टेज। करंट वाले में क्या है? करंट। FTVI, फोर्स, टॉर्क, वोल्टेज एंड करंट। अब देखिए इसको हम फोर्स के लिए लिखते हैं। सबसे पहले फोर्स में हमें क्या क्या मिल रहा है? देखिए मास मिल रहा है m, b मिल रहा है, जो जो टर्म्स है वो लिख लीजिए, k मिल रहा है और x मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब टॉर्क से कंपेयर करें तो m, जैसे जो सेकंड ऑर्डर का कोफिशिएंट था वो m था, यहां पर सेकंड ऑर्डर का कोफिशिएंट j है। फर्स्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट क्या है? b है, और उसके बाद k है, और x की जगह पर क्या है? थीटा। ठीक, अब इसको देखिए, सेकंड ऑर्डर का कोफिशिएंट क्या है वोल्टेज में? L। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का R, और सबसे लास्ट में 1/c और Q। ये जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा? हमारा Q। और I के लिए क्या हो जाएगा? C, सेकेंड ऑर्डर वाला कोफिशिएंट, फिर 1/r, फिर 1/l और 5। बस ये आपको ध्यान रखना है, इतनी टेबल। अब इस टेबल से क्या होगा? जब आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन की एक्सप्लेन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, तो आप कंपेयर करेंगे फोर्स को वोल्टेज से। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो कहलाएगी FV। जब आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो वो कहलाएगी FI। जब आप करेंगे टॉर्क और वोल्टेज को तो वो कहलाएगी टॉर्क वोल्टेज। जब आप करेंगे टॉर्क और करंट को तो वो कहलाएगी टॉर्क करंट एनालॉजी। बस यही एनालॉजी, इतना ही आपको एक्सप्लेन करना है। अगर इतना समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, हो जाएगा आपका बेड़ा पार। क्लियर है? ठीक है, ये टेबल आपको रट लेनी है। इसको जाते ही जैसे ही क्वेश्चन देखें, सबसे पहले रफ में इस टेबल को बना लेना है कि FMB के इक्वल टू VLR 1/c Q। ठीक है, फिर आपका जाएगा करंट के लिए C 1/R 1/L 5। जैसे ही ये याद हो जाए आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। अब इसको आगे हमने समराइज कर दिया है एक टेबुलर फॉर्म में। वही चीज है जो मैंने वहां लिखी है,
फोर्स के लिए एफ एम बी के, फिर देखिए वी एल आर 1/c, किसको क्या बोलते हैं, इसको हमने डिटेल में बनाया है, तो इसको आपको रीड कर लेना है। कैसे बनाना है, कैसे हमने बनाई है ये टेबल, इसको मैंने आपकी लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड मैकेनिकल सिस्टम। वहां पे आपको पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इक्वेशन लिखनी है, फिर मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशन लिखनी है, एंड देन ये टेबल बनाना है। 10 नंबर आपके यहां से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल होगा। अब न्यूमेरिकल कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। प्रोसीजर की बात करेंगे तो प्रोसीजर में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि ये क्वेश्चन है सपोज आपका। अब देखिए यहां पर आपको सबसे पहले जो प्रोसीजर की बात कर रहे थे हम, इसमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। जो सर्किट आपको गिवन है, जो मैकेनिकल सिस्टम गिवन है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कहां कहां होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कहां कहां पे हो रहा होगा उसको समझिए। जब तक वो नहीं समझेंगे आपको ये पता ही नहीं चलेगा डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है। तो सबसे पहले जहां पर मास लगा होगा वहां डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। दूसरा, जहां पे दो एलिमेंट लगे होंगे, सपोज एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक डैम्पर लगा हुआ है, तो वहां पर भी इनके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट होगा। बस ये दो ही कंडीशन आ सकती है। तो जितने मास उतने डिस्प्लेसमेंट तो होंगे, लेकिन अगर कहीं सीरीज में कोई दो एलिमेंट लगा रखे हैं तो वहां पर भी एक डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा। ये क्वेश्चन बड़ा मिस्ट्री क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आया, लेकिन आपको बुक में इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जनरली। तो इस तरह का एक एग्जांपल भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक। तो यहां पर इस तरह से आपको यह काम कर लेना है। जब आप इतना काम करेंगे तो आप ध्यान रखिए, जब आपसे पूछता है कि फोर्स वोल्टेज, तो वोल्टेज इक्वेशन हमने बनाई थी लूप में, सीरीज वाले में, तो यहां लूप्स बनेंगे, ठीक है। जबकि जब फोर्स करंट एनालॉजी करेंगे तो उसमें हमने बनाया था केसीएल, यानी कि वहां पे नोड बनेंगे, नोड इक्वेशन बनेगी, ठीक है। नोड के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो अब यहां पे सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का। तो दूसरा काम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, उतने नंबर ऑफ लूप बनेंगे। किसमें बनेंगे लूप, अगर एफ वी एनालॉगी है, और अगर करंट एनालॉगी है तो उतने नंबर ऑफ नोड बनेंगे। अगर फोर्स करंट एनालॉगी है तो बस ये ध्यान रखना है, जितने नंबर ऑफ लूप बन गए। अब उसमें देखना है कि क्या क्या चीजें कॉमन है, तो वो कॉमन आ जाएंगी, जो चीजें कॉमन नहीं है वो सर्किट में आ जाएंगी। उसको हम आराम से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला काम हमें फाइंड आउट करने हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए मास लगा हुआ है तो एक डिस्प्लेसमेंट यहां आ गया, ठीक है, एक मास यहां लगा हुआ है तो एक डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, दो डिस्प्लेसमेंट हो गए, ठीक है। अब इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए अब यहां पे शॉर्टकट मैं आपको बता सकता हूं, बट एग्जाम में जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप ऐसे नहीं करेंगे, वहां पे आपको डिटेल में करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आप बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। वहां पे आपको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेंगे, सबसे पहले जितने मास हैं, जो m1 है जैसे यहां पर, तो m1 को आप लिखेंगे m1। अब देखिए इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं वो आप देखिए। तो सबसे पहले तो अप्लाइड फोर्स लग रहा है Ft, ठीक है, Ft आपका लग रहा है। अब इस Ft का ये इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, बट इसको अपोज जो करेंगे वो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने अपोजिंग फोर्स बताया था, एक तो इसका मास अपोज करेगा, ठीक है, दूसरा ये जो मास है यहां पर, ये जो मास है ये अपोज करेगा, दूसरा ये भी अपोज करेगा और ये भी अपोज करेगा। ये तीनों रेजिस्टिंग फोर्स इससे जुड़े हुए हैं तो तीनों इसका अपोज करेंगे। तो m1 अपोज करेगा, इसको मैं दोबारा बना देता हूं क्योंकि यहां जगह कम हो गई थोड़ी सी, कोई नहीं, मैं इसको दोबारा बना देता हूं।
अप्लाइड फोर्स F, अपोजिंग फोर्स सबसे पहले तो M ने अपोज किया तो M1, दूसरा इसको अपोज किया B ने तो B, और तीसरा इसको अपोज किया K ने तो K। ठीक है, लेकिन यहां आपको ध्यान क्या रखना है, M जो फोर्स है वो हमेशा इंडिविजुअली उसी जगह पे काम करेगा जहां पे आप लगा रहे हो। तो इसके लिए हमेशा हम क्या लिखेंगे, जैसे ये x1 पे है तो M को कैसे लिखते थे, डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब हम B की बात कर रहे हैं तो हम देखिए B M1 और M2 के बीच में कनेक्टेड है, x1 और x2 के बीच में। मास हमेशा सेम डिस्प्लेसमेंट पे कनेक्ट होगा, वो कभी भी कॉमन नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, देखिए ये जो बाकी के जो एलिमेंट्स है ये कैसे कनेक्टेड है, तो ये x1 और x2 के बीच में कॉमन है। ठीक है, यहां x1 पे भी कनेक्टेड है और x2 पे भी कनेक्टेड है। तो x1 पे जब कनेक्टेड और x2 पे भी कनेक्टेड है, कॉमन को हम कैसे लिखेंगे, b डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है। फिर इसकी बात करते हैं k की, तो k1 कितना हो जाएगा, ये b1 k1, तो k1 x1 माइनस x2, क्योंकि ये भी कॉमन है। ठीक है, अब दूसरी बॉडी का बनाते हैं M2। M2 पे देखिए, अब इस M2 के लिए ये दोनों फोर्स अप्लाइड फोर्स का काम करेंगे, यानी कि जो यहां पे अपोज कर रहे थे वो इसके लिए अप्लाइड फोर्स का काम करेंगे, अप्लाइड फोर्स का काम करेंगे। कौन कौन से, B1 डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2 और K1 x1 माइनस x2। ये दोनों तो इसका अपोज कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन थे तो हमने सेम चीज यहां से लिख दी उठा के, ये और ये अप्लाइड फोर्स का काम कर रहे हैं। अब अपोज करने का काम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला, यानी कि सबसे पहले मास खुद का m, यानी कि M2, मैंने बताया था मास हमेशा इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट पे काम करेगा, यानी कि M2 किस पे काम करेगा, x2 पे, तो M2 डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, फिर B2 चूंकि अब देखिए क्या B2 कॉमन है, नहीं, B2 केवल x2 पे काम कर रहा है, दूसरी तरफ ये वॉल है। ठीक है, तो इस पे कुछ भी नहीं डिस्प्लेसमेंट होना, तो B2 हमारा केवल किस पे रहेगा, dx बाई डी टी x2, और सिमिलरली K2 x2, क्योंकि ये सब 2 पे कनेक्टेड है, इनका 1 से कोई लेना देना नहीं है, कॉमन नहीं है। तो इस तरह से दो जो डायग्राम बने इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे पहली इक्वेशन क्या बनेगी, ये अप्लाइड फोर्स और ये अपोजिंग फोर्स, यानी कि F इक्वल्स टू इन तीनों का सम, तो M1 डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर प्लस B डी x1 माइनस x2 बाई डी टी प्लस K x1 माइनस x2। ठीक है, इसकी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, B1 डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2 और प्लस K1 x1 माइनस x2 इक्वल टू ये वाले फोर्स, ये तीनों कितना हो जाएगा, M2 डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर प्लस B2 dx2 बाई डी टी प्लस K2 x2। तो एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन बन गई 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराते हुए हमें एक सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये तो हुआ 10 नंबर मांगने का प्रोसेस कि भाई एग्जामिनर से कह रहा हूं मुझे 10 मार्क्स चाहिए। अगर आपने ये दोनों बना दिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 10 आउट ऑफ 10 आपके पक्के। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उस पर आते हैं, बहुत इजी पोर्शन बता रहा हूं। ये तो आप इक्वेशन बना के रख ले, इसके बाद आप क्या करें, जितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहे हैं सबसे पहले उतने नंबर ऑफ आप लूप बनाएंगे। थोड़ी सी जगह की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा जगह आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं। सबसे पहले
आप इसमें जितने आपके डिस्प्लेसमेंट है उतने आप लूप बना दीजिए। देखिए दो डिस्प्लेसमेंट है x1 और x2, दो हमने लूप बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। x1 और x2 दो डिस्प्लेसमेंट थे, दोनों के लिए आपने लूप बना दिया, ठीक है। x1 भी हमें पता चल गया और x2 भी हमें पता चल गया। तो यहां पर तो रहेगा x1 और यहां रहेगा x2। अब देखिए x1 और x2 के बीच में कॉमन क्या है, ये और ये, k1 और b1। क्लियर दिखाई दे रहा है, k1 और b1 कॉमन है। तो जो कॉमन है, तो कॉमन वाली लाइन तो ये वाली है हमारी। यहां पर हम b1 और k1 को कॉमन कर देते हैं, k1 और b1। तो k1 और b1 को हमने कॉमन बना दिया। अब कॉमन वाला पार्ट हो गया, यानी कि b1 हमने ड्रॉ कर दिया, k1 हमने ड्रॉ कर दिया। अब बात करते हैं इंडिविजुअल। इस x1 पे इंडिविजुअल क्या क्या चीज कनेक्टेड है, तो x1 पे एक तो फोर्स लगा हुआ है, ये कनेक्टेड है, दूसरा मास लगा हुआ है, वो कनेक्टेड है। तो फोर्स यहां लग गया और मास यहां लग गया। अब देखिए x1 पे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों भी हो गए, यानी कि x1 पे जितनी चार चीजें कनेक्टेड थी, चार चीजें थी ना x1 के लिए, 1 2 3 और 4, चारों एलिमेंट्स हमारे यहां कनेक्ट हो गए, 1 2 3 4, x1 का काम खत्म। अब x2 को देखिए, कॉमन वाले तो हमने पहले से बना दिए, k और b1, दोबारा तो बनाना नहीं है। x2 पे इंडिविजुअली देखते हैं, तो क्या क्या कर रहे हैं, m2 k1 और b1, m2 k2 और b2। तो k1 b1 पहले से बना हुआ है, ये हो जाएगा m2 k2 और b2, ये आपने बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इक्विवेलेंट मैकेनिकल सर्किट बना देंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। पहले x1 को देखिए, सबसे पहले जितने डिस्प्लेसमेंट है उतने लूप बना दिए, दोनों डिस्प्लेसमेंट देख लिया, कॉमन क्या है, तो हमें पता चल रहा है जहां x1 माइनस x2 वाली टर्म आ रही है वो कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है, b1 और k1। तो पहले हमने b1 और k1 को बीच में बना दिया, जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है इन दोनों लूप के बीच में यही कॉमन है, इन दोनों को बनाया। फिर देखा इंडिविजुअली x1 पे क्या क्या है, तो इंडिविजुअली फोर्स है और मास है, ये दो चीजें हैं, तो दोनों हमने बना दिए, फोर्स और मास। फिर देखा x2 पे क्या क्या इंडिविजुअल है, तो मास, b2 और k1, ये तीनों चीजें कॉमन है, वो तीनों हमने बना दिया। तो इस तरह से पूरे सर्किट का हमने मैकेनिकल डायग्राम बना दिया। अब हमें पता है कि जो हमने अभी टेबल आपको बनाई थी, जो टेबल आपको बना के दी थी, उस टेबल में क्या था कि यहां पे हमें फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट दोनों से मैं बना के बता रहा हूं आपको। पहले फोर्स वोल्टेज से इसको बना दे रहा हूं, फिर इसी को फोर्स करंट से भी बना देंगे, ठीक है। तो फोर्स वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, जगह कहीं नहीं मिल रही है, खैर कोई बात नहीं। तो इस टेबल से मैं अगर कंपेयर करूं तो देखिए फोर्स के कंपैरिजन में क्या है, वोल्टेज। जहां फोर्स लगा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, वोल्टेज। जहां पर मास लगा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, इंडक्टर। जहां बी लगा हुआ है उसकी जगह क्या आ जाएगा, आर। और के की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/c। और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है। तो बस मुझे इसको ध्यान रखना है और अपने सर्किट को ड्रॉ कर देना है। तो देखिए फोर्स की जगह पर क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह पर क्या आ जाएगा, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। एम की जगह पर क्या आ जाएगा, जो काम यहां एम कर रहा है, एम की जगह मैंने अभी बताया था क्या आएगा, देखिए एम की जगह पर क्या आ जाएगा, इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर लगा देंगे, एम की जगह पर क्या आ जाएगा, एक इंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। के की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/c, यानी कि कैपेसिटर। बी की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका एक रजिस्टर, ठीक है। और एम की जगह पर फिर से क्या आ जाएगा, इंडक्टर। फिर क्या आ जाएगा, के की जगह पर आपके लिए एक फिर से रजिस्टर। और बी की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी, के की जगह आ जाएगा कैपेसिटर और बी की जगह आ जाएगा रजिस्टर, ठीक है। तो L1 L2 B1 सॉरी C1 और बल्कि 1/C1 1/C2 और R1 R2। दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट ऑफ दिस मैकेनिकल सिस्टम। तो ये एनालॉगी क्या कहलाई, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। ये एनालॉगी क्या कहलाएगी हमारी, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। यहां पर हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगी फोर्स वोल्टेज एनालॉगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम समझे कि फोर्स करंट एनालॉगी क्या होगी, तो उसके लिए जगह शायद नहीं मिलेगी, तो मैं
यहां पर बना देता हूं, ठीक है, यहां बना देते हैं हम। तो फोर्स करंट के लिए क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैं उतने नंबर ऑफ लूप हम बना लेंगे, उतने नंबर ऑफ नोड बनाएंगे, सॉरी इसमें क्या बनाने हैं हमें, नोड बनाने हैं। तो जितने नंबर ऑफ नोड, यानी कि x1 के लिए एक नोड और एक x2 के लिए। अब देखिए कॉमन कितना है, कॉमन क्या क्या था, B1 और K1, जो यहां सीरीज में वो वहां पैरेलल में आ जाएगा। B1 K1 कॉमन है, तो यहां पर भी देखिए B1 और K1 को हमने कॉमन बना दिया, B1 और K1, ठीक है, इसको हमने कॉमन कर दिया। अब इस पे देखिए इंडिविजुअली क्या क्या, एक तो फोर्स बना हुआ था तो हमने फोर्स लगा दिया, ठीक है, दूसरा क्या लगा हुआ था, मास लगा हुआ था तो M1 हमने लगा दिया, ठीक। दूसरी तरफ इस पे क्या क्या लगा हुआ था, मास लगा हुआ है तो हमने इस पे भी मास लगा दिया M2, और एक B2 लगा हुआ था तो B2 हमने लगा दिया, एक K2 हमारा लगा हुआ था तो K2 हमने लगाया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया, ये हमारा बन गया फोर्स करंट एनालॉजी में। अब कुछ नहीं करना, अपनी टेबल पे जाना है, देखना है फोर्स के सिमिलर क्या है, तो फोर्स के सिमिलर क्या होगा, करंट सोर्स, तो इसमें करंट सोर्स आ गया। M की जगह पर क्या आ जाएगा, जैसे यहां जो काम M कर रहा है वो काम क्या कर रही है आपका, M की जगह पर देखिए कंपैरिजन करिए, कैपेसिटर। B की जगह क्या हो रहा है 1/R, K की जगह क्या हो रहा है 1/L, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, M की जगह पर कैपेसिटर, ठीक है। B की जगह पर क्या आ जाएगा, अगर B की जगह देखें तो 1/R, तो B की जगह आ जाएगा 1/R, और K की जगह पर क्या आ जाएगा, इंडक्टर, ठीक है। M की जगह पर फिर से क्या आ जाएगा आपका कैपेसिटर, और B की जगह पर फिर से हम लगा देंगे आपका एक रजिस्टर, और K की जगह पर एक इंडक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपका सर्किट बन जाएगा। ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा 1/R, 1/L1, 1/R1, 1 ये हो जाएगा C2, ये C1, ये 1/R2 और 1/L2। तो इस तरह से आप फोर्स करंट एनालॉजी का यूज करके सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई फोर्स करंट एनालॉजी, FI एनालॉजी उस सर्किट के लिए। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, जरूरी नहीं है आपको दोनों पूछे, कोई एक एनालॉजी पूछेगा आप एक को डिफाइन करेंगे जिसको बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हुआ, एक एग्जांपल ये देख लेते हैं। अब यहां पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूं, अगर मैं बनाता हूं तो सीधे सीधे बना देते हैं हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हो गया आपका M1 और ये हो गया आपका M2। तो देखिए मैं शॉर्ट में इसको बना दे रहा हूं। M1 के लिए अप्लाइड फोर्स F, और जो अपोजिंग फोर्स है वो आप देखिए क्या क्या होंगे, M1 पे अपोजिंग फोर्स क्या क्या होंगे, इधर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो K खींच रहा होगा, यानी कि K1 इसको खींच रहा होगा तो K1 X1, ठीक है, और B1 X1 माइनस X2, K2 X1 माइनस X2, साथ ही साथ M1 X1। मैं केवल डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, इस तरह से लिख रहा हूं। अब ये जो B2 और B3 लगे हुए हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं आपके व्हील्स। और व्हील्स जो होते हैं 2 तरीके से हो सकते हैं, फ्रिक्शन वाले भी हो सकते हैं, फ्रिक्शन लेस भी हो सकते हैं। अगर ये फ्रिक्शन लेस हैं तो यहां लिखा होगा B2 इक्वल टू 0, B3 इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब फ्रिक्शन वाले हैं। तो अगर फ्रिक्शन है तो ध्यान ये रखना है, जैसे M आपका डिस्प्लेसमेंट पे काम करता है, X1 पे काम करेगा, उसी तरह से व्हील वाला जो फ्रिक्शन होगा B, वो हमेशा उसी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट पे काम करेगा। ये दूसरा की पॉइंट है आपका, ठीक है। तो यहां पे आपको एक और काम करेगा क्या, B1 B2, B2 X1। तो देखिए B2 X1 पे काम कर रहा है, K1 X1 पे काम कर रहा है, M1 X1 पे काम कर रहा है, जबकि जो X1 माइनस X2 में क्या लिखा हमने, B1 और K2। अब M2 को देखिए, M2 जो है ये वाला, इस पे सॉरी ये हमने M1 के लिए बनाया, और जस्ट ए मिनट, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया।
दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं एक बार इसको। सबसे पहले M2 को बनाते हैं, M2 को बनाते हैं। तो M2 पे अप्लाइड फोर्स आया F, जो अपोज करेगा सबसे पहले B3, अभी बताया था B3 केवल किस पे काम करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x2, तो B3 x2, ठीक है, M2 x2, और ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, यानी कि B1 x1 माइनस x2 एंड K2 x1 माइनस x2, ठीक है। तो B1 x1 माइनस x2, K2 x1 माइनस x2, ये तो हो गया इस वाले के लिए। अगर M1 की बात करें, M1 की बात करें तो M1 पे ये दोनों फोर्स अप्लाइड फोर्स का काम करेंगे, यानी कि B1 x1 माइनस x2, और कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और K2 x1 माइनस x2, ठीक है। और जो अपोज करने का काम करेंगे वो क्या क्या होगा, एक तो इसका खुद का मास यानी कि M1 x1, दूसरा ये वाला डैम्पर B2 x1, और तीसरा K1 x1, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और मास हो गया, ठीक है। अब ये दोनों मास बन गए, इधर ये F हो जाएगा, इसको आप आराम से इसकी इक्वेशन लिख दिया, Ft इक्वल टू ऑल सम ऑफ ऑल दीज, एंड इन दोनों का सम करके इसके इक्वल कर देना, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी, वन फ्रॉम दिस एंड वन फ्रॉम दिस, दो इक्वेशन मिल जाएंगी। ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अब बात करते हैं इसको हमें ड्रॉ कैसे करना है। तो ड्रॉ कैसे करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का यूज करते हुए, अगर फोर्स वोल्टेज एनालॉजी हम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, जितने डिस्प्लेसमेंट उतने लूप, अभी बताया था। तो कितने डिस्प्लेसमेंट, 1 और 2, तो आपको 2 लूप्स बनाने हैं, 2 लूप आपने बना दिए। देखिए कॉमन क्या है, तो ये दोनों कॉमन है x1 और x2 के बीच में, यानी कि B1 और K2, ये दोनों कॉमन है। अब देखिए x1 पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, x1 ये है, तो x1 पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो x1 पे कॉमन तो बना दिया, 1 2 3, 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, क्या क्या, K1 M1 और B2, K1 M1 और B2। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं x2 की, तो कॉमन तो हमने पहले ही ड्रॉ कर रखे हैं, अब जो कॉमन नहीं है यानी कि B3 फोर्स, B3 और फोर्स, और ये M2, यानी कि M2 और ये हो जाएगा B3 और ये फोर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी से मैकेनिकल सिस्टम। अब इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि टेबल बना लिया करो। तो अगर मैं टेबल बनाता हूं तो टेबल क्या हो जाएगी, F M B K, तो F के एनालॉगस क्या हो जाएगा, वोल्टेज, M के एनालॉगस क्या हो जाएगा, इंडक्टर, B के एनालॉगस क्या हो जाएगा, रजिस्टर, K के एनालॉगस क्या हो जाएगा, 1/C, और करंट में कितना हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा, L की जगह हो जाएगा C, R की जगह हो जाएगा 1/R, और इसकी जगह हो जाएगा 1/L। ये टेबल कोने में बना लिया करो, जब कोने में बना लेंगे तो हमको याद रहेगा। अब इसकी जगह आपको क्या करना है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी से सिस्टम बनाना है। तो देखिए K1 की जगह क्या आएगा, K की जगह आएगा कैपेसिटर, यानी कि सबसे पहले यहां पर एक कैपेसिटर लगा दो। M की जगह पे क्या आ जाएगा, इंडक्टर, तो एक इंडक्टर लगा देते हैं। B की जगह क्या आ जाएगा, रजिस्टर, तो रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। और B1 और K2 की जगह हम क्या लगा देते हैं, B1 की जगह R और K2 की जगह 1/C, ठीक है। और M2 की जगह पर क्या आ जाएगा आपका इंडक्टर, और B3 की जगह पे आ जाएगा रजिस्टर, और F की जगह पे आ जाएगा एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो ये वोल्टेज सोर्स, और ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा आपका L1, ये हो जाएगा आपका R1, R1, ये R2 है, ये C2 है, ये आपका हो जाएगा L2, और ये हो जाएगा R3, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका बन के आ जाएगा, बल्कि जहां पे कैपेसिटर है उसको 1/C लिखिएगा, ठीक है, ज्यादा करेक्ट होगा। करंट की अगर बात करें, फोर्स करंट एनालॉजी, तो मैंने बताया था अभी 2 नोड बना लेते हैं,
अब देखिए इन नोड के बीच में कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है, तो जब ये दोनों कॉमन है हमारे, तो इसको हम बना देंगे दोनों जहां यहां सीरीज में, तो ये पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका B1 और ये आ जाएगा K2, ठीक है। इधर की तरफ आपका देखिए कॉमन नहीं है। अब ये तो मान लिया हमने x1 और ये मान लिया x2, तो x1 हमारा ये है, तो x1 पे क्या क्या है, x1 पे हमारे पास सबसे पहले K1 काम कर रहा है, ठीक है, और K1 काम कर रहा है x1 पे, B2 काम कर रहा है और मास काम कर रहा है M1, ठीक है। दूसरी तरफ x2 की अगर बात करें, तो x2 पे हमारे पास क्या क्या काम कर रहा है, एक तो फोर्स हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ B3 काम कर रहा है, ठीक है, और M2 काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम काम कर रहा है। अब इसको हमें केवल एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। एलिमेंट्स हमें पता है, फोर्स की जगह करंट आ जाएगा, यानी कि यहां पे करंट सोर्स आ जाएगा, B की जगह 1/R लगाना है तो ये रेजिस्टेंस लग जाएगा, M की जगह पर हमें कैपेसिटर लगाना है तो ये कैपेसिटर लग जाएगा, इसी तरह से K की जगह पर हमें क्या लगाना है, इंडक्टर लगाना है तो इंडक्टर लग जाएगा, B की जगह पर क्या आ जाएगा, एक रजिस्टर लग जाएगा 1/R, M की जगह पर हमारे पास कैपेसिटर आ जाएगा, B की जगह फिर 1/R आ जाएगा, K की जगह पर 1/L आ जाएगा, यानी कि इंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको कर लेंगे, ये फोर्स करंट एनालॉगी से हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जो हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें और इसमें केवल एक ही डिफरेंस है कि यहां पर हमारा देखिए तो एक ये नोड और आ रहा है। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है, ठीक है। तो यहां पर इसमें क्या डिफरेंस आएगा कि यहां पर देखिए x1 होगा, यहां पर ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, x1 होगा सपोज, ये x2 होगा, तो एक डिस्प्लेसमेंट यहां भी हो जाएगा x3, बस। अब इसमें अगर हम बनाएंगे तो कितने लूप बनेंगे, 3 लूप बनेंगे, इसमें हमारे 3 लूप बनेंगे, 1 2 एंड 3। तो हम देखिए x1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं x1 x2 और x3। तो अब आप देखिए x1 और x2 के बीच में क्या क्या कॉमन है, x1 पे तो m लगा हुआ है, ये x1 ये x2 ये x3, तो x1 पे सबसे पहले तो m लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये फोर्स लगा हुआ है, ये m लगा हुआ है, B4 लगा हुआ है, B4 लगा दीजिए, कहीं भी लगा सकते हैं। और कॉमन क्या है, x1 और x2 के बीच में ये K2 कॉमन है, तो इसके बीच में ये K2 कॉमन है, ठीक है। अब इस लूप का काम हो गया, अगले में चलते हैं। x2 और x3 के बीच में क्या कॉमन है, x2 और x3 के बीच में ये B2 कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया B2। x1 और ये हो गया x1 और x2, ठीक है। x2 पे इंडिविजुअली कुछ है नहीं है, ये तो शेयर्ड ही है, बिल्कुल कॉमन है, तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, कभी आप यहां पे भी लगाने लगो, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे आएगा। अब x3 पे इंडिविजुअली क्या क्या है, B3 K1 B1 और M1, यानी कि 4 चीजें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं M1, फिर उसके बाद लगाते हैं B3 के बाद लगाते हैं B1 और B1 के बाद लगाते हैं K1, ठीक है। तो ये आपका बन के आ गया। फोर्स वोल्टेज एनालॉगी करनी है तो आप इसमें कंपेयर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज यहां पे आप एलिमेंट्स लगा सकते हो फोर्स वोल्टेज एनालॉगी के केस में। और फोर्स करंट एनालॉगी पे अगर मैं जाऊं तो फोर्स करंट एनालॉगी में मुझे क्या करना है, 3 नोड बनाने हैं, 1 2 एंड 3, x1 x2 और x3। अब देखिए पहले कॉमन बना लेते हैं, x1 x2 के बीच में कॉमन क्या है, इंडक्टर, यानी कि सॉरी इंडक्टर नहीं है, ये स्प्रिंग है K2, और x2 और x3 के बीच में कॉमन क्या है, B2, यानी कि यहां आ जाएगा B2, ठीक है। और इंडिविजुअल में बात करूं अब,
तो x1 पे क्या क्या है, फोर्स, मास और B4। ठीक है, ये तीन चीजें इंडिविजुअली लगी हुई हैं, फोर्स, मास और ये B। ठीक, अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इस पे चार चीज इंडिविजुअल लगी हुई जो कि x3 है, तो क्या क्या है, m1 और B1, P3 और K1। तो इस तरह से ये आपका फोर्स करंट एनालॉजी से बन जाएगा, फोर्स करंट। अब टेबल देख के आप टेबल की हेल्प से इसका जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये सर्किट आपको क्लियर हुआ होगा। यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो यही वाला पॉइंट है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपको समझना है। यहां दो लूप नहीं बनेंगे, एक और दो आप देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, तो दो नहीं बनेंगे, तीन बनेंगे। ठीक है, बस वो ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं एक बार। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा कि फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे बनाते हैं, करंट का सिस्टम कैसे बनाते हैं, फोर्स करंट एनालॉजी क्या होती है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी क्या होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और यहां से इन क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप 10 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं। अभी यहां पे आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। एक दो टॉपिक अगर कोई रहता है तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, बाकी यहां से ही आपको सारी यूनिट में कंटेंट मिलेगा। तो ये यूनिट आपकी यहीं पे क्लोज होती है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के लिए। थैंक यू।